लेक्चर्स बाय सोमवीर बेनीवाल टीजीटी साइंस जीटी प्लस मेहराणा में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब, इस विषय को हमने स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये पार्ट था 8वीं क्लास का, और बल की जब हम परिभाषा दे चुके हैं यहाँ पे और देने लग रहे हैं, तो फिजिक्स के मैंने जो बेसिक्स बातें बताई थी, फिजिक्स चाहे हम इसी लेवल पे पढ़ लें, फर्स्ट जो है वो कंसेप्ट बताया था, उसकी परिभाषा, उसकी डेरिवेशन इसी के अंदर आ जाती है, फॉर्मूला इसी के अंदर आ जाता है, उसका मेजरमेंट बताया था, उसको मापा कैसे जाता है, और उसकी वन यूनिट जो है वो डिफाइन करनी होती है, क्या होती है। और चौथा जो है वो उसके यूजेस, एप्लीकेशंस जो भी हैं। अब हमने कंसेप्ट बता दिया था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज ए पुल और पुश which tries to change the state of the object, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलने की कोशिश करता है। स्टेट हमने डिफाइन की थी रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट। अब चैप्टर तो ये 8वीं का है। फोर्स की परिभाषा, बल जो है उसकी परिभाषा हम बात करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और ये पीछे जाना जो है ये नहीं कि 8वीं का है, ये 6वीं का भी, 7वीं का भी, 8वीं का भी, इवन 10th 11th और हम अपर लेवल भी टच करेंगे इस कंसेप्ट के अंदर। तो ये एमएससी क्लासेस तक कहीं का भी टॉपिक हो सकता है। इस पे एक जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे हम गणित पढ़ते हैं तो गिनती और पढ़े, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग होती है, तो ये फिजिक्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, फिजिक्स के गिनती और पढ़े हैं जो हम आज बताने जा रहे हैं। और किस पार्ट के, मैकेनिक्स। फिजिक्स की वैसे तो काफ़ी ब्रांच हैं, हम 10वीं तक जो है कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन फिजिक्स की जो मेन है, जो जहाँ से स्टार्ट होती है फिजिक्स, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का पार्ट है डायनेमिक्स, लेकिन हम मोटे तौर पर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होती हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ा जाता है। डायनेमिक्स जो मोशन के अंदर जिनमें गति है। अब बात कंसेप्ट की जब फिजिक्स से हम शुरू कर रहे हैं तो रेस्ट क्या होता है, पहले हम इसको क्लियर करेंगे, फिर मोशन क्या होता है इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में बदलता है। अब रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो रेस्ट पे कही जाएगी when it does not change its position with respect to surrounding, when it does not change its position with respect to surrounding। जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। रेस्ट का और भी क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे बस, अब हम क्लासेस का ही लें, मैं हूँ और बेंच है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बेंच के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो मैं इस बेंच के हिसाब से रेस्ट पोजीशन करूँ। लेकिन सन को देखें, मून को देखें तो हम बेंच भी, मैं भी, अर्थ भी सब मोशन में है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट में मून लेता हूँ तो वी आर इन मोशन, और बेंच को लेता हूँ तो मैं बेंच के हिसाब से रेस्ट पोजीशन पर हूँ। तो रेस्ट पे होना, मोशन में होना, ये डिपेंड करता है हम रेफरेंस
इसका लेकर। तो रेस्ट पे कब कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। टाइम के हिसाब से कोई वस्तु अगर अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है तो उसको हम कहते हैं वो विराम अवस्था। और मौसम में अगर वो अपना स्थान बदल लेती है अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा तो वो किसमें कहलाएगी? मोशन, यानी कि गति अवस्था। तो फोर्स को लेके चल रहे थे, रेस्ट को डिफाइन किया, मोशन को डिफाइन किया। रेस्ट को डिफाइन में बार बार बात आती है पोजीशन। तो पोजीशन से कंसेप्ट और शुरू होता है यहाँ पे, जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का, और वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसको हिंदी में हम विस्थापन बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन। बाइलैंग्वेज करवा रहा हूं मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि बच्चों को आगे दिक्कत ना हो। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में कितना बदलाव आया वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्टेंस, ये दूसरा कंसेप्ट है, ये है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां ए से और बी पे गई और बी से सी पे गई, तो ये है उसकी ए से सी तक हमारी मोशन, बी से बीच में बी पे भी गई होगी, तो ए बी प्लस बी सी, ये तो है डिस्टेंस। और ए से सी तक किसी भी पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आंतरिक अवस्था और प्रारंभिक अवस्था का जो अंतर है ए सी, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ए बी ये एक्चुअल पाथ है, ये क्या कहलाएगी? उसकी डिस्टेंस। ए बी सर्कल की बात करें, ए से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के वापस से पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? सर्कमफ्रेंस, इसकी परिधि, क्योंकि चारों तरफ की जो एक्चुअल लंबाई है वो क्या कहलाएगी? उसकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ थोड़ा सा समझना चाहिए हमें, रोक के। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड इन मोशन। पोजीशन में बदलाव जो है ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें डायरेक्शन भी होती है, दिशा होती है, और इसमें नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं। किधर ही जाए, जैसे चक्कर काट के वापस आ गया, तो ये जो लेंथ है ये इसके डिस्टेंस कवर्ड है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या है? 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वो जो है दोनों सेम है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका 0। तो डिस्प्लेसमेंट, अब फिजिक्स के अंदर जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि फोर्स जो हम पढ़ रहे थे, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है।
इसमें डायरेक्शन जो है वो महत्व नहीं रखता। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा पूरी मोशन में जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकते। तो बेसिक्स जो डिफरेंस होते हैं इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। Displacement can be zero, distance can never be zero in motion when time is in a certain duration of time. अब displacement, distance ये हम डिफाइन कर चुके। अब इनका मेजरमेंट जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट इसको मीटर में मापते हैं, इसको भी मीटर में मापते हैं, बट इसमें डायरेक्शन होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर, अब ये 4 किलोमीटर छारा की तरफ है या दुजाना की तरफ है। अगर दिशा भी जोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, और सिर्फ ये बताते हैं 4 किलोमीटर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो तो वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। अब बात आती है आगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से आगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ। अगर वो भी हम यहाँ पे बताना चाहेंगे तो दो कंसेप्ट और निकल के आएंगे, एक तो वेलोसिटी और एक स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। यहां क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी को हम वेग भी बोलते हैं हिंदी में, इसको दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस को। डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं, और स्पीड को जो हम चाल बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ अगेन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आम बोलचाल में कह देते हैं मोटरसाइकिल जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। अब वो तो है स्पीड, जो ओडोमीटर गाड़ी का होता है, जो डिस्टेंस बताता है उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कह दूं 60 की स्पीड से जा रही है दुजाना की तरफ तो वो वेलोसिटी हो जाएगी स्पीड की। स्पीड के अंदर जब डायरेक्शन और जुड़ जाती है तो हम वेलोसिटी के ऊपर आ जाते हैं। अब अगले कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट के बदलने से वेलोसिटी क्रिएट हुई, डिस्टेंस के बदलने से स्पीड क्रिएट हुई, और वेलोसिटी के बदलने से क्या हुआ? एक्सेलरेशन। नया कंसेप्ट है एक्सेलरेशन, इसको त्वरण भी बोलते हैं हिंदी में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना टाइम। यानी कि a अगर एक्सेलरेशन है तो b फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। at इज इक्वल टू v माइनस u और v इज इक्वल टू u प्लस at। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। इक्वेशन ऑफ मोशंस भी 3 होती हैं लेकिन फर्स्ट ये होती है, तो सिंपल सी बात है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है हम इसको एक्सप्लेन करें। जहाँ तक मेजरमेंट की
बात है तो मेजरमेंट पे मैं एक छोटा सा 1 मिनट का और बताना चाहूँगा। हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम। जहाँ भी फिजिक्स में पढ़ोगे ये लिखने मिलेगा एसआई सिस्टम में, इसको इसमें मापा जाता है। क्या होता है एसआई सिस्टम? सिस्टम इंटरनेशनल। क्योंकि ओल्ड जो हमारे पास थे एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये 3 सिस्टम थे। अलग अलग देशों ने अपनाए हुए थे। कोई एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। इंग्लैंड में इसको है, इंग्लैंड और कुछ और देश हैं। और इंडिया के अंदर सीजीएस सिस्टम और यूएसए वगैरह में एमकेएस सिस्टम। तो लोगों का व्यापार में काफ़ी डिस्प्यूट होता था। कोई फुट में बेचता, कोई सेंटीमीटर में बेचता कपड़े को या किसी भी वस्तु को। तो एक डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट को किसने सेटल किया? एसआई सिस्टम ने। उन्होंने यूनिट उठाई मापने की, कुछ एमकेएस से, कुछ सीजीएस से, कुछ एफपीएस से। तो अभी जो है एसआई सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, डिस्टेंस को मीटर में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और टाइम जितना लगा है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो अगेन जो है यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। उसमें हम एक्सेलरेशन को मापते हैं। एक्सेलरेशन को हम अपनी आम जो जीवन है उसमें कहाँ देखते हैं? गाड़ियों में आपने देखा होगा, एक क्लच होता है, फिर एक ब्रेक होता है और फिर एक एक्सेलरेटर होता है, जिसको रेस बोलते हैं। रेस आपने सुना होगा, मोटरसाइकिल के अंदर भी, इंजन के अंदर भी, कार के अंदर भी ये रेस होती है। ये रेस जो है वास्तव में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर। तुमने पता होगा इसको दबाते ही गाड़ी तेज भागना शुरू कर देगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो एक्सेलरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी बदली, कितने टाइम में बदली। और ये भी वेलोसिटी को चेंज करता है ब्रेक। ब्रेक काम क्या है? गाड़ी को मंदी कर देना, स्लो कर देना। क्लच जो है गियर सिस्टम को इंजन से दूर करना, ये एक्सेलरेटर होता है। ये भी वेलोसिटी, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक नया कंसेप्ट और है जो फोर्स से पढ़ने के लिए, फोर्स को पढ़ने के लिए वो जरूरी है, वो मोमेंट। ये क्या होता है? मास और इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास देखो, उसकी वेलोसिटी देखो, गुणा कर दो, तो मोमेंटम का जो साइन हो p इज इक्वल टू m। अब मास क्या होता है? ये भी एक कंसेप्ट है मास का और वेट, जो हमें बहुत कंफ्यूजन देता है। हम कहते हैं 2 किलो चीनी ले रहे हैं, तो क्या ले? मास ले गए या वेट ले गए? अगर स्प्रिंग बैलेंस है तो हम उसका वेट ले गए, और अगर फिजिकल बैलेंस है ऐसे तो हम उसका मास ले गए। मास is the quantity of matter contained in an object and weight is the force. weight जो है वो क्या होता है? force होता है by which earth pulls an object. कोई भी वस्तु का भार क्या होता है? वह बल होता है जिस बल द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इस फोर्स से, उसका मास और गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जो फोर्स होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कैसे आया, इसी पे हम जाना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं अंदाजा कर दूं कि वेट जो है वो फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट यहाँ पे क्या हुआ, m इनटू जी। जी क्या होता है, गुरुत्व के दौरान हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसमें g का जो मान होता है वो 9.8 होता है। अब 9.8 का मतलब अगर वस्तु मैं यहाँ छोड़ूं तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9.8। अगले सेकंड में उसकी क्या हो जाएगी, इसको 2 से गुणा कर लो, 19.6 मीटर पर सेकंड। अगले 3 सेकंड में ऐसे ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसकी। तो एक्सेलरेशन जब लग जाता है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बदलती रहती है, और वो एक्सेलरेशन क्या है उसके हिसाब से वो वेलोसिटी चेंज होती है। तो मास जो है वो जी के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मास जो है जैसे चौक है, इस चौक में जितनी भी क्वांटिटी है वो इसका मास है, लेकिन अर्थ किस फोर्स से इसको खींच रहा है चाक को, तो वो इसका वेट है। अगर जी जीरो हो जाए तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए सेंटर ऑफ अर्थ जहाँ फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो वहाँ पे वेट जीरो, लेकिन ये चाक पिछक थोड़ी जाएगा, चाक तो इतना क्वांटिटी नहीं रहेगी, तो मास कैन नेवर बी जीरो। तो ये मास और वेट में फर्क है। मास इज a scalar quantity, weight is a vector quantity. Mass is constant, weight can be vary. ये बदल सकता है। और मास जो है उसको किलोग्राम में मापते हैं और वेट को हम किलोग्राम वेट में मापते हैं, ये जान। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी। अब बहुत सारे कारण, यहाँ भी बहुत सारे रीजन हम मोमेंटम से भी एक्सप्लेन करते हैं। खरगोश जल्दी मुड़ तुड़ जाता है, हाथी लेट से मुड़ता तुड़ता है, क्योंकि उसका मोमेंटम जो है उसका मास कम होता है तो वो जल्दी मुड़ जाता है, और हाथी का मास ज़्यादा होता है, वेलोसिटी उसकी कम होती है, तो इसलिए उसको मुड़ने में दिक्कत आती है। ये बातें हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। बट वी हैव टू गो टू द फोर्स। हमने फोर्स पे जाना है। अब फोर्स के लिए जो है बहुत सारे, चाहे फिजिक्स पढ़ लें हम, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लें, उसमें बहुत सारी बातें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती हैं। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मतलब एक्सपेरिमेंट से हम कर करके फॉर्मुलेशन लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो किसने की, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड। फर्स्ट लॉ में तो हमने सिंपल सा बताया था, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर भारी फोर्स, जैसे चाबी सरकाई थी, चाबी रेस्ट में थी और हमने फोर्स लगाया तो मोशन में आ गई। तो ये कहता है रेस्ट से मोशन में आना और मोशन से रेस्ट में आना वो सिर्फ फोर्स के कारण हो सकता है, और फोर्स की हमने परिभाषा भी दी थी। सेकंड लॉ, इसने एक्सपेरिमेंटल क्या कहा, जो फोर्स होता है ना, जो बल होता है वो चेंज इन मोमेंटम, और टाइम कितना है। कोई ऑब्जेक्ट है, m मास है, u वेलोसिटी है, फोर्स लगा दिया है, अब t टाइम के बाद उसमें वेलोसिटी आ गई v, मास वही है। यहाँ पे मोमेंटम कितना है, mv, यहाँ पे मोमेंटम कितना है, mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, mv माइनस mv, टाइम कितना लिया t, m को बाहर ले सकते हैं, v माइनस u डिवाइडेड बाई d, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो फार्मूला आया वो आया मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फोर्स की ये है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने फोर्स चेक करना है तो क्या कहलाएगा, वो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने एक ही काम किया है, कंसेप्ट को क्लियर किया है फोर्स की, वो फोर्स इज ए पुल और पुश,
which tries to change the state of the object or changes the state of the object. Formula force is equal to mass into acceleration. उसका मास और एक्सेलरेशन त्वरण और जो है उसके अंदर जो उसकी संहति है वो। अब इसको मापा किस में जाता है? इसको न्यूटन में मापा जाता है। न्यूटन इज द यूनिट इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट न्यूटन, फादर ऑफ साइंस। उसके ऑनर में, रिगार्ड में ये नाम रखा गया। और एक न्यूटन क्या होता है? हम जो 1 यूनिट की परिभाषा डिफाइन करने की बात करते हैं तो इनको एक एक रख दो, 1 किलोग्राम और गुणा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन की कंसेप्ट क्या है? 1 न्यूटन इज द फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram। 1 किलोग्राम की वस्तु में अगर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करता है तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? 1 न्यूटन। ऐसे ही 2 न्यूटन क्या हो जाएगा? फोर्स को 2 किलोग्राम ले लें, एक्सेलरेशन को 1 ही, ताकि प्रोडक्ट 2 आए। या 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 न्यूटन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास 2 कंसेप्ट आते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि 1 यूनिट से आगे हम 2 और 3 ऐसे यूनिट डिफाइन करें तो 1 यूनिट भी क्लियर हो जाए। ए फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 2 न्यूटन। ए फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फोर्स होगा अगर वो 2 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, या 1 किलोग्राम वस्तु हो तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। तो ये हमने पढ़ा है अभी फोर्स, उसका कंसेप्ट, उसका डेरिवेशन और उसकी यूनिट्स। आगे हम पढ़ेंगे फोर्स से प्रेशर के ऊपर कैसे आएंगे, प्रेशर को कैसे परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोर्स। इसीलिए इस चैप्टर का नाम बल तथा दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर रखा गया है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम प्रेशर को जो है डिफाइन करेंगे और ऐसे उसकी यूनिट्स को और ऐसे उसके यूजेस एप्लीकेशंस जो है उसको कहाँ देखेंगे। तो फोर्स की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है प्रेशर, तो उसको आगे हम जो है स्टडी करेंगे। तो बच्चों के लिए जो काम ये है, इन कंसेप्ट्स को लिखना है, याद करना है, इनकी मेजरमेंट हमने नोट करनी है किस किस के अंदर है, और यहाँ से जितने भी कंसेप्ट्स हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा वेलोसिटी, चौथा स्पीड, पांचवा एक्सेलरेशन, छठा मोमेंटम और सातवां फोर्स और आठवां जो है वो 1 न्यूटन। तो ये परिभाषाएं जो हम लिखेंगे और याद भी करेंगे, और कोई डाउट है तो जो है आप वहाँ पे अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, और कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी जो है आप कमेंट्स जो है वो दे सकते हैं। तो अगले लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।